नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है गंगा सवेरा से, पहले उसका रुख करते हैं। योगी सरकार ने 5 साल में अपराधियों माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चलें, एक आंकड़ा सामने आया है। 14,000 से ज्यादा इनामी माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 14,000 ये आंकड़ा है। 436 माफिया और अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तो देखिए, एक आंकड़ा जो इस बात की तस्दीक करता है कि योगी राज में अपराधी नहीं टिक सकते, गैंगस्टर नहीं टिक सकते। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कितनी संख्या में हुई है ये देखिए। चिन्हित माफियाओं की 2100 करोड़ संपत्ति को जब्त किया गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का आंकड़ा आ गया है। तो 5 साल के भीतर 14,000 से ज्यादा इनामी अपराधियां या माफिया, इनके खिलाफ कार्रवाई, ना सिर्फ कार्रवाई बल्कि इनकी कुर्क की गई संपत्ति का आंकड़ा भी सामने आ गया है। 436 माफिया ऐसे हैं जो जेल के सलाखों के पीछे हैं। 5 साल का ये आंकड़ा है। 4,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया गया है। 2100 करोड़ की संपत्तियां चिन्हित जो की गई थी, उन्हें जब्त किया गया है। तो एक आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से योगी सरकार ने पिछले 5 साल में अपराध पर नकेल कसने के लिए अपराधियों के जड़ों पर वार किया है। ये देखिए, माफिया की सालाना 1420 करोड़ रुपए अवैध कमाई भी बंद करवाई है। गोरखपुर जोन में माफिया में सबसे ज्यादा 554 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। लखनऊ कमिश्नरेट में 579 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। लखनऊ जोन में 470 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। मेरठ जोन में 417 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। यह आंकड़ा आपके सामने है। पिछले 5 साल में योगी सरकार में किस तरीके से कामकाज हुआ, अपराधियों पर नकेल कसने की जो कोशिश थी वो कितनी कारगर रही, वो ये आंकड़े बताते हैं। तो देखिए, 14,000 से ज्यादा अपराधी माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। 436 माफिया अपराधी तो ऐसे हैं जो जेल में सलाखों के पीछे हैं। और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ये कहता है कि 4,000 करोड़ रुपए की जब्ती की कार्रवाई हुई है। तो आप आफत में है तमाम अपराधी माफिया, जिन्हें लगता था कि रसूख के दम पर कुछ भी चल सकता है, चला सकते हैं, चलाते आए थे, लेकिन उनका ये मिथक टूट गया, उनका ये भरम टूट गया। बड़े से बड़े नाम को हमने सलाखों के पीछे देखा, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो। मुख्तार को तो रोपड़ जेल से किस तरीके से लाया गया, पंजाब के चंगुल से छुड़ा करके कैसे उत्तर प्रदेश में लाया गया, और अब भी लगातार कार्रवाई चल रही है। क्योंकि मुख्तार के तो 154 सहयोगी हैं जो उसके गुर्गे हैं, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो ये देखिए, आपको हम बताते चले कि आंकड़े आ गए हैं, पेपर पर डिजिट्स आ गए हैं कि कितनी कार्रवाई हुई है। भाई, कितने लोगों की संपत्ति जब्त हुई है, कौन कौन इसके जद में आया है, छोटे बड़े नामों की फहरिस्त मिला करके ये संख्या क्या है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। अनुपम दुबे की ये देखिए 19 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। और किस किस जोन में कितनी कार्रवाई। अतीक अहमद की तो देखिए आप, लगभग 9.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। मुख्तार अंसारी 4.5 करोड़ की, देवेंद्र सिंह की 111 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। और समझा जा सकता है कि किस तरीके से जड़ों पर वार किया जा रहा है। तो देखिए, पिछले 5 साल का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने माफिया अपराधियों की कमर तोड़ दी है। किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। और मेरठ में वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पुलिस ने सर्किट हाउस में अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस के व्यवहार से नाराज हो गए उन्होंने फौरन ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की जमकर फटकार लगा दी। रिपोर्ट देखिए। हम ना लेते ना देते ना फकीर, इन्हें समझ में नहीं आते। ये नहीं पता कि फकीर जिस दिन उलट देगा उस दिन जान बचानी भारी पड़ जाएगी। ये तस्वीरें मेरठ की हैं, जब राज्यसभा सांसद पुलिस वालों पर भड़क गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी सर्किट हाउस में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने पहुंचे थे।
इस दौरान पुलिस ने उनकी स्कूटी को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गाड़ी वाले सांसद पसंद करते हैं, जो नहीं इनको माल खिलाते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, वही पसंद आते हैं इन्हें पुलिस को। जो नेता इनसे पैसे लेता है, इन्हें कमवाता है और खुद को कमाता है। हम ना लेते ना देते ना फकीर, इन्हें समझ में नहीं आते। भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पुलिस वालों को मेरठ का इतिहास भी बता दिया। ये नहीं पता कि फकीर जिस दिन उलट देगा उस दिन जान बचानी भारी पड़ जाएगी। मैंने बड़े बड़े 30 मार खा देखे हैं। ये मेरठ है, रावण की ससुराल, माईदंत का खेड़ा। अच्छे उलट के चले गए यहाँ से। पुलिस अधिकारियों की काफी मान मनोबल के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी चलने को तैयार हुए, लेकिन इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को नसीहत भी दे डाली। अपने अधिकारों को ऐसे उछल के करें, इन्हें ये पता नहीं कि हम भी अधिकार जाने अपने क्या है हमारे अधिकार। देखो, मैं कबड्डी खेलने का आदमी, मैं ट्रांसफर नहीं कराता किसी का, यही करता हूँ और यही छाती पे पैर रख के नाचता हूँ। ट्रांसफर कराने वाले नेता और हैं। दरअसल लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ के रहने वाले हैं। वो शहर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की गिनती उन नेताओं में होती है जो सादगी और जमीन से जुड़े रहकर जीवन जीते हैं। विधायक रहते हुए भी वो हमेशा अपने पुराने स्कूटर से ही शहर में घूमते दिखाई देते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो स्कूटी पर आते जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की। बिल्कुल, और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। आज बागेश्वर और देहरादून के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है, जबकि 13 सितंबर को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 और 15 सितंबर को भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, यानी देवभूमि पर अगले 3 दिन तक जबरदस्त बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से इस बात का अनुमान जताया गया है, ये बताया गया है। और देखिए, जिस तरीके से पूरे मॉनसून की शुरुआत से लगाए अब उतरते हुए मॉनसून तक हम ये मंजर देख रहे हैं, धारचूला से जो तस्वीरें आई, ऐसे में मौसम विभाग की ये चेतावनी डराती भी है, चेताती भी है। और मौसम विभाग का कहना ये है कि भारी से ज्यादा भारी मतलब सतर्क रहने की जरूरत है। येलो अलर्ट तो जारी ही किया गया है। 15 सितंबर तक जोरदार बारिश हो सकती है, इस बात का अनुमान लगाया मौसम विभाग ने। आज की आप बात करें तो बागेश्वर, देहरादून के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। 13 सितंबर को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट है। 14 और 15 सितंबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट यानी येलो अलर्ट से एक स्टेप आगे बढ़ जाती है तमाम चीजें, जहां सुरक्षित रहने के लिए ये अनुदेश जारी किया जाता है मौसम विभाग की ओर से। और देहरादून से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त, विनोद, क्योंकि कई इलाकों के लिए इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई देंगे इस बार, जानकारी दीजिएगा विस्तार से। बिल्कुल जया, देखिए अभी मौसम विभाग की ओर से आज तो केवल देहरादून और बागेश्वर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त राजधानी देहरादून में मौसम ने बिल्कुल करवट बदल ली है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद में बारिश का सिलसिला राजधानी देहरादून में शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की ओर से अन्य तमाम जनपदों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चंपावत है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, तमाम ऊपरी पहाड़ी जनपद हैं जिसमें बारिश एक बार फिर अपना तांडव रूप दिखा सकती है, क्योंकि लगातार पिथौरागढ़ हो या तमाम अलग अलग जनपदों में बारिश की कहर के कारण दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है, दुश्वारियां उनके सामने है। लेकिन एक बार फिर से 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया गया है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है, तो कई ऐसे मार्ग है जो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुके हैं, उनको खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। और खासकर जिस तरह से अब अगले 3 दिनों के लिए ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा, इस तरीके की मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी मिल रही है, उसको देखते हुए तमाम ऐसे स्थानों पर जो ऐसे चिन्हित स्थान है जहां पर भूस्खलन का खतरा मंडराता रहता है, दुर्घटनाएं होती है, लोगों के सामने दुश्वारियां पैदा होती है, उन तमाम ऐसे क्षेत्रों में सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। और तमाम
जेसीबी हो या तमाम बड़े उपकरण उनको वहां पर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई रास्ता अवरुद्ध होता है तो उनको जल्द से जल्द खोल दिया जाए। तो आने वाले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने एक सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो उत्तराखंड में यात्रा पर लोग आते हैं उनके लिए सावधानी बरते और खासकर अगर यात्रा को टाल सके तो इस तरीके भी सावधानी बरतने के निर्देश मौसम विभाग की ओर से दिए गए हैं। आज देहरादून और बागेश्वर के लिए मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले यानी 15 तारीख तक मौसम पूरी तरह से बिगड़ा रहेगा, इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। लेकिन अभी भी जब मानसून अभी अंतिम समय की तरफ है और ऐसे में बिल्कुल दुश्वारियां उत्तराखंड में कम नहीं हो पा रही हैं और जिस तरह से अभी आपदा का केंद्र पिथौरागढ़ बना रहा और तमाम क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, रहने की जरूरत है क्योंकि पहले ही काफी तबाही हो चुके हैं और सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला के आपदा प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया, इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनके दुख सुख को जाना समझा। धारचूला में मॉनसून जाते जाते भी जख्म दे रहा है। आशियाने नदी में समा रहे हैं जिससे लोगों में खौफ है। नुकसान का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने खोतीला क्षेत्र में नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित इलाके में चलाए जा रहे राहत और बचाव काम का हवाई निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना और सरकार की तरफ से पहुंचाई जा रही मदद के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर अभी काफ़ी नुकसान हुआ है। खोतीला जो गांव है वहाँ पर 58 परिवार पूरी तरह से उनके घर मकान सब चले गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एलधारा है जहाँ पर पूरा भूस्खलन हुआ है, उससे पूरा धारचूला शहर के अंदर मलबा भी आ गया और काफ़ी घर उसकी जद में आ गए हैं, कुछ नुकसान हो गया। इसको लेकर हम लोगों ने जहाँ पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुनर्वास हो और जो लोग यहाँ पर अभी आपदा राहत शिविर में हैं उन सभी के लिए कुछ किराए इत्यादि की व्यवस्था करके उसका किराए के लिए भी जो है सरकार उनके लिए करेगी और साथ ही साथ जो आपदा राहत के काम है वो करेंगे। धारचूला में भारी बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं नेपाल के धारचूला में बादल फटने से पिथौरागढ़ के समीपवर्ती क्षेत्रों में बड़ी तबाही हुई है। कुदरती आपदा में 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज कुमार की रिपोर्ट। और अब बात भर्ती घपले की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में हुए भर्ती घपले मामले में लगातार बैठकों का दौर जारी है और सीएम धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें भी कर रहे हैं। आज सीएम धामी युवाओं के भविष्य और नई भर्तियों को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव और तमाम विभागों के बड़े अफसरों के साथ अहम बैठक करेंगे। और इससे पहले सीएम धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराए जा रहे अलग अलग विभागों की भर्तियों कि लोक सेवा आयोग से भर्तियां कराने के आदेश दिए थे। और देखिए इस मसले में लगातार मुख्यमंत्री का फोकस है। बैठक में मुख्य सचिव भी मौजूद रहने वाले हैं। देखिए अगली खबर रुड़की से है, जहां आपसी विवाद को लेकर युवकों में मारपीट हुई और सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो वायरल है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ये पूरा मामला है मंगलौर कोतवाली के गुरुकुल नारसन का। ये देखिए आप, बीच सड़क पर किस तरीके से एक शख्स को इतने लोग घेर करके पीटते नजर आ रहे हैं लाठी डंडों से। देखिए कुछ लोग तमाशबीन हैं, एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं, कई लोग इकट्ठे होकर के हाथ में डंडे हैं, हॉकी है। आपसी विवाद इनका बताया जा रहा है।
और अगली खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के लक्सर इलाके में शराब कांड मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है और पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार अब तक कर लिया है। आरोप है कि लोगों की कच्ची शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत की भी जानकारी है और इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर 19 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार के लक्सर में हुए शराब कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत का दावा है कि शराब कांड का मुख्य आरोपी विजेंद्र नाम का एक शख्स है। पुलिस दावा कर रही है कि विजेंद्र के घर पर ही उन 4 लोगों ने शराब पी थी, जिनकी मौत हुई है। पूर्व में इसने अपने खेतों में ये शराब निकाला करता था और आज से करीब 5-6 महीने पहले इसने खेतों में शराब निकालकर उनको केन में बंद करके दबा दिया था, उस उम्मीद से कि भविष्य में जब कभी चुनाव होगा तो मैं इसका उपयोग करूंगा। उस केन में से इसने एक केन निकाली थी और उसकी शराब को इन लोगों ने पिया था। पूछताछ में ये भी पता चला है कि जिस शराब को पीने से 4 लोगों की जान गई है वो कच्ची शराब थी। आरोपी विजेंद्र ने उस शराब को खुद ही निकाला था। विजेंद्र की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वोटर्स को लुभाने के लिए इसने उसी कच्ची शराब का इस्तेमाल किया था। तो ये बात अब लगभग निश्चित हो चुकी है कि इसी व्यक्ति के द्वारा जो शराब वितरित की गई उसी से ये सब जो प्रभाव हैं वो उत्पन्न हुए हैं। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। चूँकि यहाँ पर महिला सीट है तो इसकी जो पत्नी है वो प्रत्याशी थी, जिसके चक्कर में ये सब शराब पिलवा रहा था। शनिवार को पतरी इलाके के फूलगढ़ गांव में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई थी। आशंका थी कि शराब जहरीली थी, मगर एसएसपी ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। शराब के सेवन से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसकी सही जो जानकारी है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम इसमें हो चुका है और बिस्रा इसमें प्रिजर्व किया जा चुका है। तो जो बिस्रे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि वास्तविक मौत का कारण क्या रहा। इस पूरे मामले में अब तक कई बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस और आबकारी विभाग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। हरिद्वार की आबकारी निरीक्षक समेत 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, तो वहीं पतरी थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। उधर डीएम ने मामले के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये मामला ऐसे समय में गरमाया है जब हरिद्वार में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है पुलिस और प्रशासन कटघरे में है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला के साथ लक्सर से शाम। देखिए, लक्सर से ही बड़ी खबर मिल रही है। शराब कांड को लेकर के छापेमारी की खबर है। रुड़की के मंगलौर में पुलिस ने छापेमारी की है। देखिए, अवैध शराब के धंधे से जुड़े 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 40 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया गया है। देसी शराब के 670 क्वार्टर भी बरामद किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहां से सप्लाई हुआ करता था। पुलिस के पास, आबकारी विभाग के पास उस सोर्स का पता चल चुका है। 17 लोगों की गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक भी करती है कि अब कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 40 लीटर कच्ची शराब व 670 पौवे शराब के बरामद किए गए। और वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे दें, लक्सर में हुए शराब कांड पर कांग्रेस का बयान भी सामने आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान आया है सामने। शराब माफिया के आगे पुलिस प्रशासन नाकाम है, कांग्रेस का ये बयान आपको बता रहे हैं। भगवानपुर में हुई घटना से नहीं लिया गया सबक, सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान आपको बता रहे हैं। शराब माफियाओं के आगे पुलिस प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं। भगवानपुर में हुई घटना से सबक नहीं लिया गया, हवाई बातें सिर्फ सरकार करती है। इस तरीके के गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। पिछले वर्षों में भी लगातार वहां पर शराब से मौतें हुई हैं। भगवानपुर इसका उदाहरण है। 41 मौतें अवैध शराब जहरीली शराब पीने से वहाँ मौतें हुई और उस वक्त सरकार ने कड़े कानून बनाने की बात भी कही थी। हम कड़ा कानून बनाएंगे और ऐसे जो भी अवैध शराब में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम एक कड़ा कानून बनाएंगे, सरकार ने कहा था। लेकिन कड़ा कानून तो छोड़िए, आज भी जहरीली शराब वहाँ पर गाँव में, दुकानों में, हर जगह। खबर काशीपुर के महुआ खेड़ा गंज इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां एक फैक्ट्री में बॉयलर फट जाने से मजदूर की मौत हो गई।
गुस्साए परिजनों ने मजदूर के शव को रख करके हंगामा कर दिया, मुआवजे की मांग करने लगे। मौके पर हंगामा बढ़ता देख काशीपुर सीओ वंदना वर्मा घटनास्थल पर पहुंची और किसी तरीके से परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन माने नहीं। मुआवजे को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे और उसके बाद कैसी तस्वीरें रही आपके सामने है। इंडस्ट्रियल एरिया में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हुई, उसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। सर जो है इनको तेजाब का एसिड डाले थे ऊपर, उसमें काम करते थे, बॉयलर पे काम करते थे सर ये, और एसिड डलवा रहे थे लोगों से बगैर सेफ्टी के। और एसिड डलवाते समय पानी में एसिड डलवाया, पानी उबाल मार करके ऊपर उबाल के इनके सारा इनके ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद सर ये मौजूद गिर गए थे यहाँ पे। हमारी सर ये मांग है जो कंपनी मालिक से और आप सब लोगों से गुजारिश है, जो हमारे जीजाजी छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए कुछ ऐसा हो जाए कि इन बच्चे पल जाएं, मुआवजा मिल जाए इनको। 3 तारीख की घटना है। यहाँ पर एक श्रमिक है, फैक्ट्री है, इनका नाम आपका ये बॉयलर से चल रहा है। उसके बाद मुरादाबाद और उसके बाद कंपनी के द्वारा इलाज कराया गया और उनको आज उसके बाद परिजन इनको से लाए उसी पुलिस है। हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से कोई भी शिकायत है ये एफआईआर दे सकते हैं। हम लोग इनकी एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो भी प्रोविजंस इनमें आते हैं सब इनको उसको लागू। और वहीं देहरादून में एक दशक पुरानी इमारत को जल्द गिराया जा सकता है और एक इमारत में मौजूद दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया है कि 14 सितंबर तक अपनी दुकानों और घरों को वो खाली करें। क्या देहरादून के लोग भी नोएडा के ट्विन टावर के गिरने जैसा नजारा देखेंगे? क्या देहरादून की इस इमारत को भी इसी तरह गिरा दिया जाएगा? देहरादून के लोगों के जहन में भी इन दिनों ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। देहरादून की इस 40 दशक पुरानी इमारत का आखिरकार क्या होगा? कि बढ़ाने की बात करें, फिर भी हम हर टर्न पर आपको कहते हैं अच्छा बढ़ा लीजिए, बढ़ा ली, हम बढ़ा के आपको किराए का कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपके चीफ चेयरमैन हमने वहाँ से बॉम्बे से आए थे, उनसे भी बात करी, वो हमारे से एग्री हो गए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस इमारत पर विवाद क्या है। दरअसल 1930 में धनी सेठ और बेकर्स रहे मनसा राम ने इमारत का निर्माण करवाया था। इमारत को दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर बनाया गया था। इसे बनाने के लिए धनी सेठ ने भारत इंश्योरेंस कंपनी से 1,25,000 रुपए का लोन लिया था, मगर धनी सेठ वो पैसे वापस नहीं कर पाए, जिसके बाद उनकी कई संपत्ति पर भारत इंश्योरेंस कंपनी ने कब्जा कर लिया है। कई दशक बाद अब LIC वो केस जीत गई है, इसीलिए इस इमारत को खाली कराया जा रहा है। लेकिन दुकानदार इसके लिए राजी नहीं। दुकानदारों का कहना है कि आखिरकार वो जाएंगे कहां? डिसीजन को लेके सारे कोर्ट्स में चले गए और हमारा लाखों रुपया कोर्ट में खर्च हो गया। हम फाइनेंशियली भी वीक हो गए, सब चीज़ वीक हो गए। अल्टीमेटली कहते हैं खाली कर दो। अब हम ये चाहते हैं कि अगर आप ये खाली करवाना चाहते हैं तो हमें कंपनसेट करो। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी इमारत को खाली कराने की कार्रवाई चल रही। 14 सितंबर को ये इमारत पूरी तरह से खाली कराई जा सकती है। अभी जो मेरे संज्ञान में था, एक तो गिरासू प्रॉपर्टी के बारे में था, प्लस कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो ये मामला डिटेल में मैं अपने यहाँ पे जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनको कह दूंगी, एक बार देख लें और जो भी कार्रवाई नियमानुसार हो सकती है वो करें। सितंबर 2nd वीक में वो बिल्डिंग खाली होनी है, तो वो उन्होंने जो फोर्स के रिक्वायरमेंट है वो पैसे जमा कर दिया है और जिस तारीख को निश्चित कर देंगे उस तारीख को हमारी फोर्स चली जाएगी, वो बिल्डिंग खाली हो जाएगी। इस इमारत में भी 70 के करीब दुकानें हैं, जबकि इमारत में 150 से ज्यादा परिवार रहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इमारत खाली कराई जाती है तो इन लोगों का क्या होगा? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 4 धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे बारिश कम होती जाएगी, यात्रा रफ्तार बाबा शिव का धाम केदारनाथ एक बार फिर से जय घोष से गूंज रहा है।
केदारनाथ धाम में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। केदार मंदिर के बाहर लगी भक्तों की ये भीड़ भोलेनाथ के भक्तों के उत्साह और भक्ति को बयां कर रही है। देखिए मंदिर के बाहर कितनी लंबी कतार लगी है। अब केदारनाथ धाम में हर दिन 9,000 के करीब तीर्थ यात्री आ रहे हैं, जबकि यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 11,25,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार का ये दिव्य स्थल इस वर्ष की जो यात्रा है इसका द्वितीय चरण वर्षा काल के बाद शुरू हो चुका है। अभी कुछ दिन बाद 7 बच्चे इसमें यात्रियों की संख्या में धीरे धीरे और इजाफा होगा। आप सभी तीर्थ यात्रियों का बाबा केदार की दिव्य नगरी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्रशासन का मानना है कि यात्रा संपन्न होने तक तीर्थ यात्रियों की संख्या 13 लाख के पार जा सकती है। भीड़ बढ़ने पर प्रशासन की तरफ से यात्रियों से अपील की गई कि वो यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। यात्रियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जिला प्रशासन और राज्य सरकार के रजिस्ट्रेशन के हैं मानक हैं उसको पूर्ण करके आएँ। साथ ही अपना हेल्थ चेकअप भी ज़रूर कराएं और अपने साथ कोई भी ऐसा कोई चीज़ न लेके आएँ जो कि प्रतिबंधित हो, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गई। और अपने यात्रा के समय भी यहाँ पूरे धाम में और ट्रैक मार्ग पे सफाई मेंटेन करने में हमारा सहयोग है। उधर भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ धाम में अब हर दिन करीब 7,000 तीर्थ यात्री आ रहे हैं। 8 मई से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक 12 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्राद्ध पक्ष के शुरू होते ही बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। और वहीं यूपी के बलिया के जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठा दिए हैं। अस्पताल में ना बिजली है और ना ही डॉक्टर्स की सुविधाएं हैं और ऐसे में अस्पताल में बिजली ना होने की वजह से डॉक्टर्स ने ऐसा जुगाड़ निकाला जिसकी जिला अस्पताल में उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ जनरेटर भी है। लेकिन वायरल तस्वीरों ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। आप भी देखिए। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए जो आपको पुराने जमाने की याद दिला देगी। ये ऐसी हकीकत है जिसने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावों और वादों की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें बलिया के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है। यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे है। यहाँ के डॉक्टर्स ने अंधेरे में इलाज करने में पीएचडी हासिल कर रखी है, क्योंकि लाइट यहाँ आती नहीं। जनरेटर चालू करने में काफी वक्त लगता है, ऐसे में कौन जहमत उठाए। लिहाजा डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। करे तो करे क्या, काम तो करना ही है। डॉक्टर की अपनी दलील है, स्वास्थ्य विभाग के अपने दावे हैं। हमारे इमरजेंसी में सब इन्वर्टर भी है और बैटरी लगाने में थोड़ा सा देर हो गई। जब तक बैटरी लगाया गया इन्वर्टर जनरेटर में, तब तक जो है कि लाइट आ गई थी। थोड़ा सा बैटरी हम लोग हटा देते हैं ताकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि चोरी कर ले जाते हैं, इसलिए थोड़ा अलग रखते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि वेंटिलेटर पर ये मरीज नहीं बल्कि स्वास्थ्य महकमा लेटा हुआ है। लोगों की मजबूरी ऐसी है कि उसे ऐसे ही दम तोड़ते सिस्टम में जान जोखिम में डालने का रिस्क भी लेना पड़ता है। यूपी में भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आज भी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बदतर हैं। एबीपी गंगा के लिए अजय भारती की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।